ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे आपके स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखिए, सेल वॉल जो है वो ओनली फॉर प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, बट कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। लाइक कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया भी होंगे जिनके अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल का काम होता है प्लांट सेल को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, यानी कि कोशिका की निश्चित आकृति को बनाए रखने का काम करती है। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, वह पादपों में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे कि यांत्रिक सहारा प्रदान करना, या कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनके लिए जो है वो एक रेसिस्टेंट लेयर बनाने का भी जो है वो काम करती है। बात करें प्लाज्मा सेल प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके अंदर कह सकते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें एल्गी, जो शैवाल होती है उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है आपके सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, या कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हो सकती है। बट जो अदर प्लांट सेल होते हैं, जो हायर प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है आपके सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, इनसे बनी होती है। ठीक है, तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निफिकेशन और सुबेराइजेशन के कारण एक इम्परमेबल अपारगम्य जो है वो परत का निर्माण करती है, जो कह सकते हैं कि पदार्थों को आने जाने से भी रोकती है। जो बड़े अणु होते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, उनको अंदर बाहर आने जाने से भी रोकने का काम करती है। तो प्लांट सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है। ठीक है, इसके बारे में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम इन यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब होता है झिल्ली तंत्र। देखिए, झिल्ली तंत्र का या मेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि एक तो ऑर्गन ऐसे होंगे जिनके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हो सकती है, या कह सकते हैं कि वो डबल लेयर या अदर मेम्ब्रेन्स से मिलकर के बने हो सकते हैं। तो जो ऑर्गन्स मेम्ब्रेन्स से बने हुए होंगे उनके अंदर कुछ समानताएं पाई जाती है, जैसे कि उनका कार्य समान हो सकता है या उनकी स्ट्रक्चर जो है वो समान हो सकती है। तो इनके अंदर जो है वो समानताएं पाई जाती है। इन सभी अंगों को मिलकर के क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम या झिल्ली तंत्र कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इन सबकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इनमें झिल्लियां पाई जाती है और इन सब के अंदर किसी न किसी रूप से जो है वो आपस में समानताएं देखने को मिल सकती है। अब वो कह सकते हैं कि समानताएं जो है वो क्या हो सकती है, कार्यात्मक रूप से हो सकती है, यानी कि फंक्शनल सिमिलरिटीज प्रेजेंट हो सकती है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम या झिल्ली तंत्र। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले
इस मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि सेल के अंदर ये कहां पर हो सकती है। देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, पता है आपको इसके बारे में। डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस पाया जाता है। आप चाहे तो इसकी स्ट्रक्चर साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो तो है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ में एक मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत सारी मेम्ब्रेन का एक सिस्टम प्रेजेंट होता है और इस सिस्टम को बोला जाता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गई बात। यानी कि जो न्यूक्लियस होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत सारी मेम्ब्रेन्स की ट्यूबुल से बनी होती है, यानी कि जो मेम्ब्रेन्स होती है वो आपस में मिल करके कह सकते हैं कि ट्यूबुल्स का निर्माण करती है, नलिकाओं का निर्माण करती है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह की होती है। सबसे पहले हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ER से नोट करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, राइबोसोम पार्टिकल्स अगर इसके साथ में अटैच है, तो अगर आप इसको आउटर सरफेस से देखेंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रफ दिखाई देगी, यानी कि खुरदरी सतह दिखाई देती है। तो इसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहा जाता है। देखिए मैं इसकी अलग से स्ट्रक्चर बना देता हूं जिससे आपको क्लियरली जो है वो दिखाई देगा। ये मेम्ब्रेनस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस के साथ में जो है वो अटैच होता है। अब अगर इसकी आउटर सरफेस के ऊपर राइबोसोम पार्टिकल्स अटैच है, चिपके हुए हैं, तो देखोगे आप इसकी जो सतह है वो आपको खुरदरी नजर आएगी। ये जो आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं। राइबोसोम का काम होता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन का काम जो है वो राइबोसोम्स करता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका मेन फंक्शन हो जाता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम तो राइबोसोम्स करते हैं, बट अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है और इसकी जो ट्यूबुल्स होती है वह प्रोटीन को ट्रांसलोकेट करने का काम करेगी, यानी कि प्रोटीन का स्थानांतरण का कार्य जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाएगा। तो जो प्रोटीन राइबोसोम्स के द्वारा निर्मित की जाती है उस प्रोटीन को सेल्स के अदर पार्ट्स के अंदर जो है वो ट्रांसलोकेट करने का काम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। सेकंड पार्ट होता है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जा सकता है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका,
दोनों की स्ट्रक्चर तो समान रहेगी, बस अंतर यह है कि इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो जब राइबोसोम पार्टिकल्स नहीं होंगे तो ये जो रेटिकुलम सिस्टम है ये जो है वो आपको स्मूथ यानी कि चिकना दिखाई देगा। और आपको पता है कि जो स्मूथ सरफेस है वो किसकी होगी, लिपिड्स की होगी। तो लिपिड फॉर्मेशन का काम जो है वो कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि लिपिड सिंथेसिस जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो कार्य करती है, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगी और सेकंड जो है वो लिपिड सिंथेसाइज का काम करती है। सेकंड फंक्शन होता है इनका ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, यानी कि ये प्रोटीन और वसा अणुओं के स्थानांतरण का भी कार्य करती है। क्लियर हो गई बात। और ये कहां पर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी। क्लियर हो गई बात। सेकंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स आता है आपके गोल्जी बॉडी। इसे गोल्जी सोम्स भी कहा जाता है। इसे लिपोसोम्स भी कहा जाता है। इसे लिपोसोम्स भी कहा जाता है। प्लांट सेल्स के अंदर इसे डेस्मोसोम्स भी कहा जाता है। डेस्मोसोम्स भी कहा जाता है। क्लियर है। इसकी खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने ऑल की नर्व सेल्स के अंदर यानी कि उल्लू की तंत्रिका कोशिका के अंदर जो है इसे फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कवर किया और इन्हीं के नाम पे जो है वो इसको गोल्जी बॉडी जो है वो नाम दिया गया, यानी कि हिंदी में आप इसे कहेंगे गोल्जी काय। ठीक है। ये गोल्जी बॉडी जो है वो सेल के अंदर दो फंक्शन, मतलब बहुत सारे फंक्शन तो बहुत सारे, बट मोस्टली जो इसका फंक्शन है वो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस एंड ट्रांसलोकेशन, यानी कि कोशिका के अंदर जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उनका रूपांतरण और स्थानांतरण का काम जो है वो गोल्जी बॉडीज के द्वारा किया जाता है। देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर आपको मोस्टली 3 पार्ट्स जो है वो दिखाई देंगे। फर्स्ट आपके होता है सिस्टर्नी। सेकंड पार्ट होता है आपके वेसिकल्स, यानी कि पुट्टिकाएं। और थर्ड पार्ट होता है आपके ट्यूबुल्स, यानी कि नलिकाएं। ठीक है। तो ये 3 भाग दिखाई देता है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए। इसको नेट दे रहा नेट बराबर नहीं है बराबर तो नहीं
गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर दो सरफेस होती है। एक सरफेस तो जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है, ठीक है। जो सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसको बोला जाता है ट्रांसफेस, और इसकी जो सरफेस है वो होती है आपके कॉनकेव सरफेस, यानी कि ये अवतल सतह होती है। आप देखेंगे कोई भी सरफेस होगी तो उसके दो पार्ट होंगे। एक सरफेस तो जो है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी, जो सरफेस अंदर की ओर धसी हुई होती है उसे कहा जाता है कॉनकेव सरफेस, और जो गोल्जी बॉडीज होती है इसके अंदर कॉनकेव सरफेस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड के अंदर होती है, ये होती है आपके ट्रांसफेज। इसे मैचुरेशन फेज भी कहा जाता है। जो ट्रांस फेज है इसे मैचुरेशन फेज भी कहा जाता है। सेकंड जो सरफेस होती है वो होती है आपके कॉन्वेक्स सरफेस, और इसे कहा जाता है सिस या फॉर्मेशन फेज। सिस फेज भी बोल सकते हैं और इसे फॉर्मेशन फेज भी बोला जा सकता है। अब ये जो आपको मेम्ब्रेनस सिस्टम बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं ये तो होते हैं आपके सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के अंदर जो है एक कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा होता है, एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इन सिस्टर्नी मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा होगा, और इसकी जो दूसरी सिस फेस है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की तरफ होती है, और ये कॉनकेव सरफेस होती है। ये कॉनकेव सरफेस होगी। सेकंड पार्ट होता है आपके वेसिकल्स। अच्छा, सिस्टर्नी की जो काउंटिंग है वो कह सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर 3 to 7 हो सकती है, यानी कि एक पादप कोशिका के अंदर जो है वो 3 से 7 सिस्टर्नी जो है वो रेटिकुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, और इनके अंदर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा रहता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के साथ में वेसिकल्स अटैच होती है, यानी कि पुट्टिकाएं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित कोई भी पदार्थ गोल्जी बॉडी के अंदर सिस फेस की साइड से क्या करेगा, एंटर करेगा, यानी कि जो पदार्थ साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं वो सिस फेज की तरफ से क्या करेगा, इन वेसिकल्स के थ्रू। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये होती है वेसिकल्स, यानी कि पुट्टिकाएं, और ये जो पुट्टिकाएं होती है वो पदार्थों को गोल्जी बॉडी के अंदर ले जाने का काम करेगी, यानी कि गोल्जी बॉडी के अंदर जो पदार्थों का प्रवेश है वो किस तरफ से होगा, सिस या फॉर्मेशन फेज की तरफ से होगा। और जैसे ही ये पदार्थ इन वेसिकल सिस्टर्नी के अंदर एंटर कर जाएंगे, यहाँ पर इनका केमिकली ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनका रासायनिक रूपांतरण किया जाएगा, और रूपांतरण होने के बाद में इन पदार्थों को ट्रांसफेज की तरफ से क्या कर दिया जाता है, कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। समझना आगे होगी बात। तो पदार्थ जो है वो सिस फेज की तरफ से जो है वो एंटर करेंगे, यहाँ सिस्टर्नी के अंदर जो है वो इनका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रूपांतरण होगा, और ट्रांसफेज की तरफ से जो है वो उसे कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई आपके वेसिकल्स की बात। और थर्ड होती है आपके ट्यूबुल्स या नलिकाएं। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से जो आपको ट्यूबुल्स दिखाई देगी। ट्यूबुल्स का काम होता है ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनको क्या करना, स्थानांतरित करना। तो पदार्थों के स्थानांतरण का जो काम है वो इन ट्यूबुल्स के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये तो आपके स्ट्रक्चर हो जाएगी गोल्जी बॉडीज की स्ट्रक्चर, यानी कि गोल्जी का जो कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। कैमिलियो गोल्जी ने जो है वो ऑल नर्व सेल्स के अंदर जो है वो इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। कैमिलियो गोल्जी के नाम पर ही जो है वो इसे गोल्जी बॉडी नाम दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी।
यानी कि गोल्जी काय के कार्य क्या क्या है। सबसे पहला काम क्या है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन, यानी कि पदार्थों का रूपांतरण का कार्य किया जाता है, उनका स्थानांतरण का भी कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है पैकेजिंग, यानी कि भंडारण का कार्य या संग्रहण का कार्य जो है वो भी गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। जो फूड मटेरियल होते हैं उनका स्टोरेज जो है, पैकेजिंग जो है वो भी इसी के द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं लाइसोसोम फॉर्मेशन जो है वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू किया जाता है। लाइसोसोम फॉर्मेशन का जो काम है, लाइसोसोम लयन काय का जो निर्माण है वो भी गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये एक्रोसोम फॉर्मेशन, यानी कि शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण जो है वो भी गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहां हम स्पर्म की स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्पर्म का जो हेड होता है वो बना होता है एक्रोसोम पार्टिकल्स का, और एक्रोसोम फॉर्मेशन जो है वो किसके थ्रू किया जाता है, गोल्जी बॉडीज के थ्रू किया जाता है। तो ये इसके मोस्टली फंक्शंस होंगे, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलोकेशन, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। सेकंड पैकेजिंग, यानी कि फूड स्टोरेज का भी काम करेगा। लाइसोसोम फॉर्मेशन जो है वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू किया जाता है, और एक्रोसोम फॉर्मेशन जो है वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात नहीं करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो मेम्ब्रेनस सिस्टम ही एब्सेंट होता है, बिकॉज वहां पर कोई मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो अदर जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट है जिनके अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले बात करें ह्यूमन आरबीसी, यानी कि मानव की लाल रक्त कणिकाओं के अंदर जो आरबीसी सेल्स होती है उनके अंदर जो है वो गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स प्लांट के गैमेट्स के अंदर जो है गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जो युग्मक निर्माण होते हैं उनके अंदर जो है वो गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें सीव ट्यूब, यानी कि चालनी नलिकाएं, जो फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं उनके अंदर चालनी नलिकाएं पाई जाती है, सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है, उनके अंदर जो है वो गोल्जी बॉडी क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर होगी बात। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिनके अंदर और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट मोस्टली आरबीसी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स प्लांट के अंदर जो है वो कह सकता है गैमेट्स के अंदर एब्सेंट होगा, सीव ट्यूब के अंदर एब्सेंट होता है। क्लियर है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अदर सेल ऑर्गन्स है लाइक लाइसोसोम और वैक्यूल्स, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।